हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया उपन्यास बहुरानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये उपन्यास। वसंत राय कुछ देर चुप रहे, फिर उनसे रहा नहीं गया। उनकी कल्पना इतनी उत्तेजित हो उठी कि वे पठान के पास जाकर बिल्कुल धीरे से कहने लगे, खान साहब, जानते हो मेरे गले के वे दो प्रशंसक कौन हैं? दरअसल वे मेरे नाती और नातिन हैं। वसंत राय यह कहते कहते अधीर हो उठे और सोचने लगे, मेरे अनुचर कब लौटेंगे। फिर वे सितार उठाकर बजाने लगे। सहसा एक अश्वारोही ने पास आकर कहा, ओह, अब जी में जी आया। दादा साहब सड़क के किनारे इतनी रात गए किसको गाना सुना रहे हैं? वसंत राय के आनंद और विस्मय का पार ना रहा। उन्होंने सितार को उसी समय पालकी की छत पर रख दिया और उदयादित्य का हाथ पकड़कर उसे घोड़े से उतार कर छाती से लगा लिया। नाती को दृढ़तापूर्वक आलिंगन में कसे हुए ही उन्होंने पूछा, कहो बेटा, क्या खबर है? बिटिया तो अच्छी है ना? उदयादित्य ने कहा, जी सब कुशल मंगल है। वृद्ध ने तब हंसते हंसते सितार उठा लिया और पाँव से ताल देते हुए झूम झूम कर गाने लगे। गाना समाप्त होने पर उदयादित्य ने पठान की ओर देखकर वसंत राय के कान में पूछा, दादा साहब, यह पठान कहाँ से आ गया? वसंत राय ने फौरन कहा, खान साहब बड़े भले आदमी हैं, समझदार भी हैं। आज की रात बड़े आनंद से कटी। उदयादित्य को देखकर पठान मन ही मन अत्यधिक चंचल हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उदयादित्य ने दादा साहब से पूछा, सराय में ना जाकर यहाँ कैसे आ गए? तभी पठान बोल उठा, हुजूर, जान बख्शी जाए तो एक बात कहूँ। मैं महाराज प्रतापादित्य की रियाया हूँ। महाराज ने मुझे और मेरे भाई को हुक्म फरमाया कि जिस समय हुजूर यशोहर की ओर तशरीफ ला रहे हों, हुजूर का कत्ल कर दिया जाए। वसंत राय चौंक कर कह उठे, राम राम। उदयादित्य ने कहा, फिर उसके बाद? पठान ने आगे कहा, हम लोगों ने कभी ऐसा काम नहीं किया, लिहाजा मना करने पर हमें बहुत डराया धमकाया गया। तब मजबूर होकर हमें इस काम के लिए तैयार होना पड़ा और हम दोनों भाई घर से निकले। राह में हुजूर से मुलाकात हो गई। मेरा भाई गांव में डाका पड़ने की बात कहकर रोता कल्पता आपके आदमियों को ले गया। हुजूर को कत्ल करने का भार मुझे सौंपा गया था। हालांकि महाराज का ऐसा ही हुक्म था, मगर मेरा दिल इस बुरे काम को करने की गवाही नहीं दे रहा था। लिहाजा मैं किसी भी तरह खुद को तैयार नहीं कर पाया। हमारे शायर ने भी कहा है कि राजा के हुक्म से, मालिक के कहने से चाहो तो सारी दुनिया को मिटा सकते हो, मगर खबरदार, वहस्त का एक कोना भी बर्बाद न होने पाए, उसे मत मिटाना। अब यह गरीब हुजूर की शरण में है। घर लौटकर जाने पर ज़रूर हमें जेरियार कर दिया जाएगा। हुजूर के पनाह देने से ही जान बच सकती है, वरना मौत में कोई कसर नहीं। और पठान दोनों हाथ जोड़े तीन मुद्रा में खड़ा हो गया। यह सब सुनकर वसंत राय अवाक रहकर खड़े हो गए। फिर कुछ देर बाद उन्होंने पठान से कहा, मैं तुम्हें एक पत्र देता हूँ, तुम यहाँ से सीधे रायगढ़ चले जाओ। यशोहर से लौटकर आने पर मैं तुम्हारा सारा प्रबंध कर दूंगा। उदयादित्य ने कहा, दादा साहब, आप अब भी यशोहर जाएंगे? वसंत राय ने कहा, हाँ बेटा। उदयादित्य ने विस्मित होकर कहा, यह कैसे हो सकता है? वसंत राय ने कहा, प्रताप कोई गैर तो नहीं, हजार अपराध करे वह रहेगा मेरा स्नेह भाजन ही। मेरी कोई हानि होगी इसका मुझे डर नहीं। मैं तो बेटा संसार सागर के किनारे खड़ा हुआ हूँ। लहराते ही काम तमाम हो जाएगा, लेकिन इस पाप कर्म से प्रताप के इहलोक और परलोक को जो हानि होगी उसका विचार करके मैं निश्चिंत हो सकता हूँ। उसे छाती से लगाकर एक बार सब कुछ समझा बुझा तो दूँ। यह कहते कहते वसंत राय की आंखें भर आईं। उदयादित्य ने भी दोनों हाथों से अपनी आंखें ढक लीं। इतने में गोलमाल करते हुए वसंत राय के सभी अनुचर लौट आए। महाराज कहाँ हैं? महाराज कहाँ हैं? यही हूँ भाई, और जाऊंगा कहाँ? सब एक साथ बोले। वह पठान का बच्चा कहाँ है? वसंत राय ने बीच बचाव करते हुए चिंतित भाव से कहा, नहीं नहीं, खान साहब से तुम लोग कुछ न कहना। एक नौकर बोला, आज महाराज हम लोगों ने बड़ा कष्ट पाया है, आज उसे। दूसरे नौकर ने कहा, तू चुप तो रह, मैं सारी बात ठीक से समझा कर कहता हूँ। वह पठान का बच्चा यहाँ से हमें ठीक नाक की सीध से ले गया, फिर बाएं हाथ को मुड़कर एक अमराई में। तीसरा बोला, हाँ साहब, बाएं हाथ मुड़कर अमराई से होता हुआ वह हमें एक मैदान में ले गया। बहुत दूर तक खेत और मैदान से होते हुए हम वंशवाड़ी को पुई पार कर गए, पर गांव तो गांव, उसकी गंध भी नहीं मिली। पूरे 3 घंटे तक चलते चलते जब पाँव पिराने लगे तो कहीं जाकर
गांव की शक्ल दिखाई दी, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं तो पठान का बच्चा ऐसा गुम हुआ सांप जैसे गधे के सिर से सींग। सभी नौकरों की बातों का सार यह निकला कि जरूर दाल में कुछ काला था। ताप आदित्य ने कहा, देखो मंत्री, वे दोनों पठान अभी तक नहीं लौटे। मंत्री ने निवेदन किया, इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं है महाराज। ताप आदित्य ने रुष्ट होकर कहा, दोष की बात नहीं हो रही है, देर होने का कोई ना कोई कारण तो होगा ही। तुम्हारा क्या ख्याल है? मंत्री बोले, श्री मुलतली यहाँ से बहुत दूर है, वहां तक जाने, काम पूरा करने और लौट कर आने में समय तो लगेगा ही। मंत्री ने उस उत्तर से प्रताप आदित्य को संतोष नहीं हुआ। वे चाहते हैं कि जैसा उनका अनुमान है वैसा ही मंत्री का अनुमान भी होना चाहिए, पर मंत्री उनके मन के अनुसार ताड़ नहीं सके। आप आदित्य ने पूछा, उदयादित्य कल रात ही बाहर गया है ना? मंत्री ने कहा, यह तो मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ। प्रताप आदित्य ने कहा, पहले ही निवेदन कर चुका हूँ? वाह, क्या मौके से निवेदन किया है! जब चाहे बता देने मात्र से क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया? उदयादित्य, पहले तो ऐसा नहीं था। श्रीपुर के जमींदार की बेटी के कुपरामर्श से ही वह विपदा आई है। क्यों, तुम्हारा क्या ख्याल है? मंत्री ने कहा, कैसे कहूँ महाराज। प्रताप आदित्य ने नाराज होकर कहा, मैं तुमसे वेद वाक्य तो सुनना नहीं चाहता, यही तो जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा ख्याल क्या है। अपनी राय जाहिर करो। मंत्री ने कहा, श्रीमान को महारानी जी से अपनी बहुरानी के बारे में सारी बातें मालूम होती रहती हैं, इसलिए आप ही अनुमान कर सकते हैं। मैं भला अनुमान कैसे कर सकता हूँ? तभी एक पठान ने कक्ष में प्रवेश किया। प्रताप आदित्य उसे देखते ही बोल उठे, क्यों, क्या हुआ? काम पूरा हुआ? पठान ने कहा, जी हुजूर, इस वक्त तक काम पूरा हो गया होगा। प्रताप आदित्य ने कहा, यह बात क्या हुई, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? पठान ने कहा, जी हाँ, मालूम है, काम पूरा हो गया, इसमें तो कोई शक नहीं, मगर मैं उस समय वहां मौजूद नहीं था। आप आदित्य ने कहा, तब कैसे कह सकते हो कि काम पूरा हो गया? पठान ने कहा, हुजूर के हुक्म के मुताबिक मैं उनके नौकरों को उनसे जुदा करके चला आ रहा हूँ। हुसैन खां ने जरूर काम पूरा कर दिया होगा। प्रताप आदित्य ने कहा, यदि न किया हो? पठान ने कहा, तो गुलाम का यह सिर हुजूर के पास जामिन रहा। प्रताप आदित्य ने कहा, अच्छी बात है, तुम बाहर हाजिर हो, तुम्हारे भाई के लौट आने पर इनाम मिलेगा। पठान बाहर दरवाजे के समीप प्रहरी के पहरे में खड़ा हो गया। प्रताप आदित्य ने बड़ी देर चुप रहने के बाद मंत्री से कहा, यह बात प्रजा को किसी भी तरह मालूम न होने पाए, ऐसा प्रयत्न करना होगा। मंत्री ने कहा, महाराज आप प्रसन्न न हो यदि मैं कहूँ कि यह बात प्रकट हो ही जाएगी। प्रताप आदित्य ने कहा, यह तुमने कैसे जान लिया? मंत्री ने कहा, इससे पहले आपने प्रकट रूप से अपने काका के प्रति विद्वेष प्रकट किया है। अपनी कन्या के विवाह के समय आपने वसंत राय को निमंत्रित नहीं किया है, बिना निमंत्रण के स्वयं ही आ गए थे। आज आपने बिना किसी कारण के अचानक उन्हें निमंत्रित किया और रास्ते में न जाने किसने उनकी हत्या कर दी। ऐसी स्थिति में प्रजा आपको ही इस दुर्घटना के लिए उत्तरदायी समझेगी। प्रताप आदित्य ने गुस्से में होकर कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? यह कुछ भी मेरी समझ में नहीं आता। मालूम होता है कि इस बात के प्रकट हो जाने से ही तुम्हारी प्रसन्नता है, नहीं तो तुम दिन रात यह क्यों कहते कि बात प्रकट ही हो जाएगी। बात फूटने का तो मैं कोई कारण देखता नहीं। ऐसा लगता है कि यदि किसी भी तरह बात नहीं फैली तो तुम स्वयं घर घर जाकर लोगों से कह आओगे। मंत्री ने कहा, महाराज क्षमा करें, श्रीमान मेरी अपेक्षा सब विषयों को अधिक अच्छी तरह समझते हैं, पर आपने मुझी को मंत्री बनाकर रखा है, इसलिए जो भी मेरी क्षुद्र बुद्धि में आता है साहस करके कभी कभी कह बैठता हूँ। मेरी मंत्रणा से यदि आप रुष्ट हों तो कृपा कर दास को इस कार्यभार से मुक्त कर दीजिए। प्रताप आदित्य एकदम सीधे हो गए। वे बोले, मैं सोचता हूँ कि दोनों पठानों को ही मरवा क्यों न दिया जाए, फिर तो भय का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। मंत्री ने कहा, एक हत्या तो खैर किसी तरह छिपाई जा सकती है, लेकिन तीन तीन हत्याओं को छिपाना असंभव हो जाएगा, लोगों को पता लग ही जाएगा। प्रताप आदित्य बिगड़कर बोल उठा, तब तो मुझे मारे भय के मर ही जाना चाहिए। प्रजा को पता लग जाएगा। यशोहर रायगढ़ नहीं है, यहाँ प्रजा का राज्य नहीं है, इसलिए तुम मुझे प्रजा का डर मत दिखाओ। यदि किसी भी प्रजाजन ने इस संबंध में मेरे विरुद्ध एक शब्द भी कहा तो उसकी जीभ गर्म लोहे से दाग दी जाएगी। मंत्री ने कहा, मन ही मन कहा, प्रजा की जीभ का इतना डर, फिर भी मन को दिलासा दे रहे हैं कि प्रजा से नहीं डरते। प्रताप आदित्य ने पुनः कहा, श्राद्ध तर्पण पूरा करके नौकर चाकर सहित एक बार रायगढ़ जाना होगा। मेरे अतिरिक्त वहां के सिंहासन का उत्तराधिकारी और कोई दिखाई नहीं देता। उसी समय वृद्ध वसंत राय धीरे धीरे चलते हुए कक्ष के अंदर आए। प्रताप आदित्य चौंक कर पीछे हट गए।
एक बार तो उन्हें यह लगा कि मानो यह वसंत राय का भूत हो। उनके मुंह से बोल नहीं फूटा। इस बीच वसंत राय उनके समीप आकर उनकी पीठ सहलाते हुए कहने लगे, प्रताप, मुझसे काहे का डर? मैं तुम्हारा चाचा हूँ। फिर भी यह विश्वास ना हो तो मैं बूढ़ा तुम्हारा अनिष्ट कर सकूं, इतनी शक्ति भी तो मुझ में नहीं। प्रतापादित्य की चेतना तो अवश्य लौटी, पर बात बनाकर कहने की कला में वे बिल्कुल कोरे थे। अबाक निरुत्तर खड़े ही रहे। चाचा को प्रणाम करने की शुद्ध भी नहीं रही। वसंत राय फिर धीरे धीरे कहने लगे, प्रताप, मुझसे कुछ तो बोलो। यदि देवयोग से ऐसा काम कर बैठे हो और मुझे देखकर लज्जा और संकोच हो रहा हो तो कोई चिंता मत करो। मैं उनके बारे में कोई बात मुंह पर लाऊंगा भी नहीं। आओ बेटा, हम दोनों एक बार गले मिलें। आज अनेक दिनों के बाद भेंट हुई है और आगे अधिक जल्दी भेंट होने की आशा नहीं। इतनी देर बाद अब कहीं जाकर प्रताप आदित्य ने चाचा को प्रणाम किया और उठकर उनसे गले मिले। इसी बीच मंत्री चुपचाप वहां से चले गए थे। वसंत राय ने मधुर मुस्कान के साथ प्रतापादित्य की पीठ थपथपाते हुए कहा, वसंत राय, बहुत दिनों जीवित रह गया। क्यों प्रताप, है ना? समय निकट आता जा रहा है। अब तक क्यों बुलाहट नहीं हुई सो विधाता ही जाने, लेकिन अब अधिक विलंब नहीं है। वसंत राय कुछ देर चुप रहे। प्रतापादित्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। वसंत राय फिर कहने लगे, तो मैं ही सब कुछ साफ साफ बतलाता हूँ। तुमने मुझे मारने के लिए छुरी उठाई। यह बात मेरे लिए छुरी के बार से भी अधिक मर्मघातिनी हो गई है। कहते कहते उनके नेत्रों में झल भर आया। परंतु फिर भी मुझे तुम पर कोई क्रोध नहीं। केवल तुमसे दो बातें कहता हूँ प्रताप, तुम मेरा वध मत करना। उससे तुम्हारा यहलोक और परलोक दोनों ही बिगड़ जाएंगे। इतने दिन तक यदि तुम मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा कर सके तो क्या 2 दिन और नहीं रुक सकते? इतनी सी बात के लिए पाप के भागी बनोगे? वसंत राय ने जब देखा कि प्रतापादित्य न कुछ कहते हैं, न दोष स्वीकार करते हैं और न अनुताप भी प्रकट करते हैं, तो उन्होंने सारा प्रसंग बदल दिया। दूसरी बात छेड़ते हुए बोले, प्रताप, एक बार रायगढ़ चलो। बहुत दिनों से तुम वहां नहीं गए हो। वहां तुम्हें अनेक परिवर्तन दिखाई देंगे। सैनिकों ने तलवार छोड़कर हल्की मुठिया थाम ली है। जहां सैनिकों की छावनी थी वहां अब अतिथिशाला है। इतने में प्रतापादित्य ने दूर से देखा कि पठान भागने का उपक्रम कर रहा है। अब उसके मन में जो अवरुद्ध रोष घुमड़ रहा था वह अग्नि उत्स की भांति उच्छ्वासित हो उठा। वज्र स्वर में कड़क कर बोले, खबरदार, उसे छोड़ मत देना। वह भागने न पाए, पकड़कर बांध दो। यह कहते हुए वे द्रुत गति से कक्ष से बाहर चले गए। राजा ने मंत्री को बुलाकर कहा, राजकाज में तुम्हारी बड़ी लापरवाही देखने में आ रही है। मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, इस विषय में तो मेरा कोई भी दोष नहीं है। प्रतापादित्य ने घुड़क कर कहा, मैं क्या किसी विषय का उल्लेख कर रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ राजकाज में तुम्हारी बड़ी लापरवाही देखने में आ रही है। उस दिन तुम्हें एक पत्र लिखने के लिए दिया था, तुमने उसे खो दिया। 1.5 महीने पहले ऐसी घटना हुई अवश्य थी, पर उस समय महाराज ने मंत्री से कुछ भी नहीं कहा था और एक दिन उमेश राय के यहाँ जाने का तुम्हें हुक्म दिया गया था। तुमने आदमी को भेजकर काम करवाया। चुप रहो, झूठी सफाई मत दो। मैंने तुम्हें जाता दिया कि राजकाज में तुम कुछ भी ध्यान नहीं देते हो, बड़ी लापरवाही करने लगे हो। राजा ने प्रहरियों को बुलवाया। रात के प्रहरियों का वेतन काटा गया। अब उसको कारावास का आदेश सुना दिया गया। फिर अंतःपुर में जाकर रानी को बुलाकर बोले, रानी, राजपरिवार में बहुत अधिक उच्च खलता दिखाई देती है। उदयादित्य पहले तो ऐसा नहीं था। आजकल वह जब चाहे बाहर निकल जाता है, प्रजा के काम में शरीक हो जाता है, मेरे विरुद्ध आचरण करता है। इस सब का मतलब क्या है? रानी ने डर होकर कहा, महाराज, उसका कोई दोष नहीं। इस समस्त अनर्थ की जड़ है बड़ी बहू। बेटा तो मेरा पहले से ही ऐसा नहीं था। जब से श्रीपुर वालों के यहाँ उसका ब्याह हुआ है उस दिन से उदय कैसा होता जा रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। महाराज सुरमा को अनुशासन में रखने का आदेश देकर बाहर चले गए। रानी ने उदयादित्य को बुलावा भेजा। आने पर उसके चेहरे की ओर देखकर रानी ने कहा, हाय, मेरा बेटा कैसा काला पड़ गया है। विवाह से पहले रंग कितना निखरा हुआ था, बिल्कुल तपे हुए सोने की भांति। बेटा, तेरी यह दशा किसने कर दी? बेटा, बड़ी बहू के बहकावे में ना आया कर। उसके कह में लगने से ही तेरी यह दशा हो गई है। सुरमा घूंघट निकाले एक ओर चुपचाप खड़ी थी। रानी कहती गई, छोटे वंश में जन्मी वह क्या तेरे योग्य है? वह तुझे सलाह मशवरा देना क्या जाने? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा, वह तुझे कभी अच्छी सलाह नहीं दे सकती। हमेशा यही चाहती है कि कैसे तेरा अमंगल और अनिष्ट हो। हाय, ऐसी राक्षसी के साथ महाराज ने मेरे लाल का विवाह कर दिया। और यह कहकर रानी आंसू बहाने लगी। उदयादित्य के ललाट पर पसीने की बूंदें उबर आईं। मन की अधीरता कहीं प्रकट न हो जाए इसलिए आंखें दूसरी ओर कर लीं। वही एक
पुरानी खूसट दासी बैठी हुई थी। हाथ नचाकर कह उठी, श्रीपुर की लड़कियां जादू जानती हैं, जरूर बच्चा को उसने कुछ खिला पिला दिया है। वह उठी और उदयादित्य के समीप जाकर कहने लगी, बेटा, उसने जरूर तुमको कुछ खिला पिला दिया है, जादू टोना कर दिया है। यह कोई मामूली लड़की नहीं, श्रीपुर की लड़कियां डायन होती हैं, डायन। देखो ना बच्चा की शरीर की कैसी दशा हो गई, कुछ भी तो छोड़ा नहीं उस डायन ने। यह कहकर उसने सुरमा की ओर फिर से बुझे हुए तीर की सी दृष्टि देखा और आंचल से अपने सूखे नेत्रों को रगड़कर लाल कर लिया। उसका यह अभिनय देखकर रानी की व्यथा और भी बढ़ गई। हठात अंतपुर की सभी वृद्धाओं में क्रंदन की संक्रामकता व्याप्त हो गई। रोकर संवेदना प्रकट करने के लिए सभी रानी के कक्ष में आ जुटी। उदयादित्य ने करुण नेत्रों से एक बार सुरमा के मुंह की ओर देखा। घूंघट के अंदर से सुरमा ने पति की दृष्टि को देखा और आंखें पोंछकर बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से अपने कमरे में चली गई। संध्या के समय रानी ने प्रतापादित्य से कहा, आज उदय को मैंने सब बातें समझा दी हैं। लड़का मेरा वैसा नहीं है, समझाने से समझ जाता है। आज अवश्य उसकी आंखें खुल गई होंगी।